वेक्टर्स का नाम पहली बार जब हम लोग सुनते हैं तो दो वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। लेकिन अभी इन टेक्निकल वर्ड्स पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इंट्यूशन डेवलप करेंगे कि वेक्टर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। सो लेट अस से कि आप एक स्विमर हैं और आप स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर सकते हैं। सो 1 घंटे बाद अगर आपका पोजीशन वेक्टर बताया जाए, अगर आप स्ट्रेट लाइन में स्विम कर रहे हैं तो आपका पोजीशन वेक्टर 4 किलोमीटर से शिफ्ट हो जाएगा, या आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो होगा 4 किलोमीटर, अगर 1 घंटे की बात की जाए। इसके बजाय अगर आप किसी रिवर में तैर रहे हैं और रिवर खुद जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रही है और आप रिवर की डायरेक्शन में ही आगे जा रहे हैं, तो 1 घंटे बाद आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ 4 किलोमीटर नहीं होगा, वो रिवर की वजह से भी आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा और फाइनली आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7 किलोमीटर्स। अब मान लीजिए आप 7 किलोमीटर आगे जा चुके हैं और ये आप गए हैं 1 घंटे में। अब इसके बाद अगर आप वापस आना चाहते हैं तो रिवर की डायरेक्शन में आपको उल्टा तैरना पड़ेगा, और यहाँ पर जब आप 1 घंटे में 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो रिवर आपको 3 किलोमीटर पीछे धकेल देगा और फाइनली आप देखेंगे कि 1 घंटे में आप सिर्फ 1 किलोमीटर ही आगे गए हैं। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जो दूरी आपने 1 घंटे में यहाँ पे तय की डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जाने में आपको 7 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि 1 घंटे में आप 1 किलोमीटर ही इफेक्टिवली आगे जा पाएंगे। तो इस तरह के जो एडिशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ये 4 और 3 एक डायरेक्शन में थे तो वो सीधे सीधे जुड़ के 7 हो गए। यहाँ पर 4 और 3 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो जुड़े तो वो 1 हो गया। तो यही जो एडिशन इस तरह का जो हम लोग करते हैं और ये डायरेक्शन जो हम लोग बनाते हैं, डायरेक्शन होती है इसमें, ये लेंथ होता है, यही जो होता है यही बेसिकली वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर तो सिचुएशन काफ़ी सिंपल है, तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा टफ बनाते हैं। अब मान लीजिए रिवर इस तरह से बह रही है 3 किलोमीटर पर आवर से, और रिवर की जो चौड़ाई है वो 4 किलोमीटर है। अब मान लीजिए आप रिवर के अक्रॉस तैर कर रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं, तो 1 घंटे में आप रिवर को क्रॉस तो कर लेंगे, 4 किलोमीटर आप आगे चले जाएंगे, लेकिन क्या आप जस्ट अपोजिट बैंक में पहुंचेंगे? नहीं, क्योंकि रिवर आपको क्या करेगा, 3 किलोमीटर अपने फ्लो के डायरेक्शन में आगे धकेल देगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनली आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो अब 4 और 3 को डायरेक्टली जोड़ के 7 भी नहीं बता पाएंगे, 4 और 3 को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके 1 भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हुआ है इस डायरेक्शन में। तो फाइनली आप कैलकुलेट अगर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो आप बताएंगे कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन जोड़ने वाला जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये 5 किलोमीटर होगा, ये आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दो वेक्टर्स को जोड़ा गया, एक ये 4 किलोमीटर, एक ये 3 किलोमीटर वाला, लेकिन ये जोड़ के ना 7 बना, ना 4 - 3 1 बना, ये 5 बन गया। तो आप देख सकते हैं ये ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री के हिसाब से ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। ये है एक ये डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन और एक है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर। सो इन डिस्प्लेसमेंट्स को किस तरह से हम लोग जोड़ पा रहे हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और यही जो एनालिसिस है, यही जो अलजेब्रा है, यही कहलाता है वेक्टर अलजेब्रा। और ये जो क्वांटिटीज हमने एरो में बना रखी हैं यही कहलाते हैं वेक्टर्स। तो एक बार फिर से हम लोग पुराने दोनों एग्जाम्पल पे नज़र डालते हैं, जहाँ पर ये देखिए 4 किलोमीटर उसी डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है, तो 4 + 3 यहाँ पे हो गया 7 उस डायरेक्शन में। अगर 4 आपका इधर था, आप नदी के अपोजिट तैर रहे थे, तो नदी आपको 3 किलोमीटर पीछे ले आई और आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये 1 किलोमीटर। ये सारा एनालिसिस हमने 1 घंटे के लिए किया है। लेकिन अगर आप रिवर के परपेंडिकुलर चल रहे हैं 4 किलोमीटर, तो रिवर के परपेंडिकुलर चलने पे क्या होगा कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 4 + 3 वो इस तरह से ना इस तरह से जुड़ेगा, वो एक अलग ही तरह से जुड़ेगा। और इससे बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ये कहलाता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये जो हमने एरोस बना रखे हैं और इन एरोस का जो लेंथ हमने बना रखा है यही कहलाता है वेक्टर्स। और ये
पर्टिकुलर केस में ये वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं 1 घंटे में, या आप इनको वेलोसिटी भी बोल सकते हैं किलोमीटर पर आवर्स में। तो यहाँ जब हम लोग पहुँच चुके हैं तो अब हम लोग वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं, और वेक्टर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये आपका डिस्प्लेसमेंट था तो ये मैग्नीट्यूड था 4 और ये आपका डायरेक्शन था। यहाँ पे ये 3 जो है वो रिवर का जो वेलोसिटी था और वो 3 था मैग्नीट्यूड, और ये उसका डायरेक्शन था। और यहाँ पर ये दोनों वेक्टर को जोड़ के ये वेक्टर बन गया फाइनली, तो ये उसका मैग्नीट्यूड बन गया, ये लेंथ उसकी मैग्नीट्यूड बन गई। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आपका वेक्टर था डिस्प्लेसमेंट का इस डायरेक्शन में, ये जो है वो रिवर का वेक्टर था इस डायरेक्शन में, रिवर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पानी का, और ये आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना। तो इस तरह से आप देखेंगे इन फिजिकल क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड होगा जो लेंथ से बताया जाता है, और डायरेक्शन जो इस एरो से बताया जाता है। तो जब हम बोल रहे हैं कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, तो दूसरी भी क्वांटिटीज़ होंगी जिनमें ना मैग्नीट्यूड, जिनमें डायरेक्शन ना होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं स्केलर्स। ऐसी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं स्केलर्स जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो इस बारे में और डिटेल में चर्चा करने से पहले अभी हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में, वेक्टर्स जो चैप्टर है उसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद वापस से इन डेफिनेशंस पे आएंगे। तो उसके बाद जब हम लोग वापस आएंगे यहाँ पर, फिर से डेफिनेशन को फिर से और डिटेल में देखेंगे, कैसे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, नेगेटिव वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, तो उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर वेक्टर्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन, जो आज वाले लेक्चर में लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और जिसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का जो दूसरा रूप है, जस्ट ऑपोजिट, जिसे हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये जस्ट उल्टा है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जस्ट उल्टा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। सो आप देखेंगे कि इसमें ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन, दूसरा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और तीसरा मल्टीप्लिकेशन। ये 3 चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। तो तीनों को अलग अलग लेक्चर्स में हम लोग डील करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। सो हमने वेक्टर्स और स्केलर्स को डिफाइन कर लिया था कि वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जबकि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन उसमें नहीं होता है। तो इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे वेक्टर्स की अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन में हमको बताना पड़ता है। इसी तरह से वेलोसिटी, वेलोसिटी चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसी तरह से फोर्स, फोर्स जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो हमको डायरेक्शन बताना पड़ता है कि किधर लगा रहे हैं वो फोर्स, इसलिए फोर्स भी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। इसके अलावा फील्ड्स, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। जबकि स्केलर क्वांटिटीज की अगर बात की जाए तो स्केलर क्वांटिटीज में आएगा मास, इसमें आ जाएगा मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा लेंथ या डिस्टेंस अगर हम लोग देखें, क्योंकि डिस्टेंस बताते समय हमको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप जब रिपोर्ट करते हैं डेटा तो आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्शन उसमें होता ही नहीं है, तो ये क्वांटिटीज़ कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। तो आगे देखते हैं कि इन वेक्टर्स को, ये जो वेक्टर्स हैं इन्हें हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। सो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो बनाते हैं, इस तरह का एरो बनाते हैं हम एक, लेट अस से लाइक दिस। ये एक एरो जो होता है ये एक वेक्टर को बताता है, जैसा हमने अभी एग्जांपल्स में भी देखा। और इस एरो में अगर देखें तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इस एरो का एक ये हेड है, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हेड,
ये जो है ये कहलाता है हेड। इसी तरह से ये वाला जो पोर्शन है पीछे वाला, इसे हम लोग कहते हैं टेल। सो दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ वेक्टर, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ वेक्टर। और ये जो एरो जिस डायरेक्शन में है ये बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे अगर आप मान लीजिए फोर्स की बात कर रहे हैं तो इस तरह से आप एक वेक्टर बनाएंगे तो ये बताएगा कि ये फोर्स किधर लग रहा है, वो बताएगा ये एरो। और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, ये जो लेंथ है पूरी, दिस लेंथ, ये जो लेंथ है ये बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो दिस लेंथ टेल्स अस अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो जैसा हमने बोला कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है जो कि उसके लेंथ से होगा, और ये जो एरो है वो उसका डायरेक्शन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने पहले ही किया था कि मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह का एक वेक्टर है। जैसा अभी मान लिया हमने एग्जांपल लिया कि आपकी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर थी, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक वेक्टर हो गया, मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर हो गया। तो इस तरह से हम बता रहे हैं कि ये आपका वेलोसिटी जो स्विमर है उसका वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर है। तो इसकी लेंथ हम लोग कुछ बता देंगे, लेटस से इसकी लेंथ हमने बता दी 4 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ बता दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोमीटर पर आवर। ये इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी पर अगर हमें रिवर का स्पीड बताना है या रिवर का वेलोसिटी बताना है वेक्टर फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर उसी डायरेक्शन में ऐसा बताएंगे 3 सेंटीमीटर का वेक्टर बनाएंगे। तो 3 सेंटीमीटर वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये एरो अगर हम लोग बता रहे हैं तो ये बता रहा है कि आप भी रिवर के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और ये रिवर और आपका जो डायरेक्शन है वो सेम है, ये बता रहा है। इस तरह से जब हम लोग दोनों वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में बना देते हैं तो ये बताता है कि दोनों वेक्टर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन चूंकि उनका लेंथ अलग अलग है इसलिए उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। सो अब देखते हैं कि इन वेक्टर को सिंबल्स में कैसे लिखते हैं। तो हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे ये एक वेक्टर है a टू b, इसको इस तरह से लिखा जाता है a टू b। तो ये एक वेक्टर है ए बी, इसे लिखा जाएगा इस तरह से वेक्टर ए बी, और ऊपर में हम एक एरो बना देंगे। तो ये जब हम लोग इसको इस तरह से सिंबलाइज करेंगे ए बी वेक्टर, तो जब हम लोग इस तरह से उसे लिखेंगे वर्ड्स में तो उसका मीनिंग होगा कि वो एक वेक्टर है जिसका लेंथ इतना कुछ है और उसकी डायरेक्शन इस तरह से है। ये होता है इस वेक्टर को यहाँ पे सिंबलाइज करना। यहाँ पर ये जो लेंथ है जिसे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहते हैं, इसे लिखा जाता है मॉड ऑफ ए बी। इस तरह से लिखा जाता है, सो दैट अब ये सिर्फ लेंथ बता रहा है, ये उसका डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। सो ये तो हो गया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कि किस तरह से एक वेक्टर को ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली हम लोग दिखाते हैं और उसका सिंबल क्या होता है, उस सिंबल का अगर हम लोग मॉडुलस ले लें तो वो उसका मैग्नीट्यूड जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और वेक्टर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशंस मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात मैं ये लिखने वाला हूँ कि जो वेक्टर होता है उसे उसके पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है इस तरह का। अब इस वेक्टर को, इसकी कुछ लेंथ हो सकती है और ये इसका डायरेक्शन है, तो इसको पैरेलली आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपने शिफ्ट कर दिया या और कहीं यहाँ कहीं शिफ्ट कर दिया। सो अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, और वो शिफ्ट करने के बाद भी वो वेक्टर को चेंज्ड नहीं माना जाता, वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो ये पहला पॉइंट हमको ध्यान में रखना है कि अ वेक्टर डज नॉट चेंज इफ इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। सो इस बात को हमने यहाँ पर नोट कर रखा है कि अगर एक वेक्टर अपने पैरेलली मूव करता है तो उसको चेंज्ड नहीं होता है वो वेक्टर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। सो दूसरे पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, तो दो वेक्टर्स को इक्वल कब माना जाता है? सो दो वेक्टर्स इक्वल तभी माने जाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे, तभी उन वेक्टर्स को इक्वल माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर इस तरह का है
मान लीजिए ये कोई फोर्स वेक्टर है, मान लीजिए ये 4 न्यूटन का फोर्स है, तो ये एक वेक्टर हो गया। अब मान लीजिए इसी के पैरेलल हम लोग एक वेक्टर बनाएंगे, इसी के बिल्कुल पैरेलल और बिल्कुल सेम लेंथ का, बिल्कुल सेम लेंथ का जब ये वेक्टर बनाएंगे इस तरह का, तो अब ये कहलाएगा इक्वल वेक्टर्स। मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल कहलाएंगे, प्रोवाइडेड कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए एक वेक्टर इस तरह का बना दिया, इस तरह का, तो इसमें क्या है, मान लीजिए ये भी 4 न्यूटन बता रहा है। 4 न्यूटन बताने के लिए जैसे मैं बताया कि इसको आप 4 सेंटीमीटर लेंथ की बना सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 4 सेंटीमीटर लेंथ का ऐसा वेक्टर बनाया जिसका डायरेक्शन चेंज्ड है, तो अब ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल नहीं कहलाएंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं इनके वेक्टर्स को नाम दे देता हूँ। लेटर से ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। तो आप लिख पाएंगे कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, इस तरह से इसे लिखेंगे, लेकिन ये वेक्टर सी के बराबर नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई एक दूसरा वेक्टर है जो सी के पैरेलल है, इस तरह से सी के पैरेलल है और उसकी लेंथ भी सी के बराबर है, मान लीजिए वेक्टर डी है ये, तो आप लिख पाएंगे कि वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर डी, इस तरह से लिखेंगे, प्रोवाइडेड कि दोनों का लेंथ बराबर होना चाहिए और दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। लेकिन दोनों को बिल्कुल साथ साथ होना जरूरी नहीं है। जैसे हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि एक वेक्टर जो है वो अपने पैरेलली मूव कर सकता है, उसको उसके ऊपर सुपरपोज होना जरूरी नहीं है दोनों को इक्वल होने के लिए। वो पैरेलली इस डी वेक्टर को आप कहीं भी मूव करा सकते हैं, वो स्टिल वेक्टर सी के बराबर। अब इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं एंड दैट इज नेगेटिव वेक्टर्स। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं। तो जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक वेक्टर है, ये हमारा एक वेक्टर है इस तरह का, मान लीजिए ये है वेक्टर P, ये एक वेक्टर हो गया। तो इसी तरह से मान लीजिए एक दूसरा वेक्टर अगर हम लोग बनाएं, एक दूसरा वेक्टर हमने बना लिया जो इसके जस्ट अपोजिट है, तो ये वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट हो गया, लेट अस से वेक्टर Q। तो वेक्टर Q क्या है, जस्ट अपोजिट टू P है और उसकी लेंथ भी हमने बराबर बना रखी है। तो ऐसे केसेस में ये जो दोनों वेक्टर कहलाते हैं, दिस वेक्टर्स P एंड Q, दे आर अपोजिट टू ईच अदर एंड दैट्स व्हाई दे आर नेगेटिव टू ईच अदर, दे आर नेगेटिव टू ईच अदर या नेगेटिव ऑफ ईच अदर होगा। इसको लिखने का मतलब क्या होगा कि जो P वेक्टर है उससे हम लोग लिख पाएंगे P वेक्टर इज माइनस ऑफ Q वेक्टर, ऐसा लिख देंगे, या Q वेक्टर इज माइनस ऑफ P वेक्टर। तो ये कहलाता है नेगेटिव वेक्टर जिसमें डायरेक्शन उल्टा हो जाता है और मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगुलर एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।